नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। मध्य प्रदेश आरक्षक का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक क्वेश्चन को हमने निकाला और एक सीरीज़ आपके लिए हमने स्टार्ट की थी। और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया था। बहुत सारी ट्रिक्स भी आपको बताई गई थी जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए 6 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये 7वां पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो ये आप नंबर देख रहे हैं ये आपको सीरीज़ में नहीं दिखेंगे, क्योंकि पेपर में भी इस सीरीज़ में क्वेश्चंस नहीं आए थे। बीच बीच में जीके के और रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, तो वो हमने हटाकर प्योरली आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये ज़रा आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि सर आप नंबर 1 बोल रहे हैं और यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूछा गया है, एक व्यक्ति के वेतन में से 10% मकान किराए के लिए घटाया जाता है। ठीक है जी। 20% यातायात पर, 20% आयकर के लिए एवं 10% वस्त्रों पर खर्च किया जाता है। मतलब बोला ये जा रहा है कि उसे कोई वेतन मिलता है, उसमें से 10, 20, 20 और 10 खर्च कर दिया जा रहा है। ठीक है। यदि उसके पास 4800 रुपये बचते हैं तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है उसकी कुल वेतन। मान लीजिए कुल वेतन उसका था 100 रुपये। ठीक है जी। अब बोला जा रहा है कि 10% तो मकान किराए पे। अब 100 का 10% कितना होता है आप ही हमें बताएंगे। 10 रुपये ही होता है। 20% यातायात पे यानी 20 रुपये यातायात पे, और 20% यानी 20 रुपये आयकर पे, और बचा हुआ 10%, ये 10% वस्त्रों पे खर्च किया। तो अब इसे हम ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल खर्च कितना हुआ है। तो 10 और 20 30, और 20 50, और 10 टोटल 60 हमारा जो है वो खर्च है। अच्छा, खर्च अगर 60 है तो आप मुझे बताइए हमारी सेविंग या बचत कितनी हुई। तो सीधी सी बात है सर, 100 में से 60 माइनस कर दीजिए, 40 आपकी क्या है, बचत है, जो कि यहाँ पर दिया गया है 4800 रुपये। तो अब आपको करना क्या है, 40 बराबर दिया है किसके, 4800, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक की निकालनी होगी। और एक की कैसे निकालेंगे, 4800 को 40 से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक की। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आया 1 और 2 और 0, यानी 120 हमारा आंसर आया किसकी, एक की वैल्यू। और हमें किसकी चाहिए, 100 की। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी कि 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12,000 जो है वो इसकी कुल वेतन होगा। देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना लिख भी रहा हूँ और इतना बड़ा ये आपको सॉल्यूशन लग रहा होगा। बट ध्यान दीजिए, क्या आप 10 20 20 10 लिखेंगे, आप मन में ही सॉल्व कर सकते हैं कि सम कितना होगा, 60 होगा, और बचा कितना होगा, 40 होगा। तो आप, आई होप आप समझ पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ करना है, पर इसके लिए आपको पहले मेथड समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझिएगा आप। मोहित ने 5,863 रुपये में एक स्टीरियो खरीदा एवं मरम्मत पर 1,370 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है जी। फिर उसने 5,700 में उसे बेच दिया। हानि कितनी है? तो सबसे पहली बात आती है कि हानि होता क्या है। अगर हम अगर हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दें तो जो बचता है वो क्या होता है, हमारी हानि होती है। सेलिंग प्राइस यानी कि होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है जी, विक्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो जो बचता है वो क्या होता है, हानि होता है। ठीक है जी, सीधी सी बात है। अगर 100 रुपये में खरीद रहे हो और 90 में बेच रहे हो तो 10 रुपये की हानि तो होगी। ठीक है जी। अगर हम बात करें लाभ की, तो अगर हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। वैसे ही जैसे अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 90 रुपये में 100 रुपये में बेच रहे हैं और 90 हमारी खरीदी है, तो हमें 10 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। हमसे बोला जा रहा है इतने रुपयों में उसने खरीदा और इतने रुपए उसने उस पर मरम्मत पे खर्च कर दिए। आप एक बात बताइए, आपने गाड़ी खरीदी, मान लीजिए आपने
15,000 की एक गाड़ी खरीदी और 2,000 रुपये उसमें रिपेयर में लगा दिए, तो गाड़ी आपको कितने की पड़ी? 17,000 की ही पड़ी ना। तो उसी तरह आपको जितने में आपने खरीदी और जो मेंटेनेंस है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य में ही जाएगा। तो पहले से जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 और ये 7,233 आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। हम अगर इसमें से विक्रय मूल्य को घटा दें, यानी 5,700 को घटा दें, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगी? हानि हो जाएगी। तो चलिए इसे माइनस कर लेते हैं। तो 3 3 ये हो गया 5 और ये हो गया 1, यानी कि 1533 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसे देखिएगा, और कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बस एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्ग जो है, यानी कि HCF है, वो आपको दिया है 25, और इसका जो लघुत्तम समावर्तक है ये, यानी कि इसका जो LCM है वो है 1750 रुपये। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है जी। तो यहाँ पर HCF हमें दिया हुआ है 25 और LCM दिया है 1750। एक संख्या दी है हमें 175, दूसरी हमें निकालनी है। बस आपको बस काट लीजिए, थोड़ी सी चील की आंखों से देखेंगे आप, दूर से ही आपको दिख रहा होगा कि 175 ये 10 बार में जा रहा है, और 25 इंटू 10 यानी 250 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये रहा हमारा 250। अगला क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक पुरुष एक निश्चित दूरी 15 घंटे में पहुंच सकता है, ठीक है जी, 15 घंटे में पहुंच सकता है, यदि वो अपनी गति 1/5 से कम कर दे। बस यही जो लाइन है यही पूरे क्वेश्चन की जान है। आगे बताता हूँ कैसे। तो उतने समय में वो 12 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। अब इस लाइन का क्या मतलब समझिए, वो अपनी गति का 1/5 से कम कर देता है। मान लीजिए उसकी गति थी 5, वो 1/5 कम कर देता है, तो 5 का 1/5 कितना होगा? 1, यानी कि वो अपनी गति को 1 से कम कर देता है। पहले गति कितनी थी? 5, अब गति कितनी हो गई है? 4। तो अगर वो 5 से गति 4 कर देता है तो जो किलोमीटर का अंतर आता है वो कितना है? 12 किलोमीटर, ठीक है जी। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 पंजे 60, 1 मिनट डायरेक्टली लिख दिया मैंने, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। यानी कि अगर एक रेशो का वैल्यू है 12, देखिए 5 से 4 यानी एक रेशो बराबर है 12 किलोमीटर, तो 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। तो यहीं पे आप इस बात को समझिए कि 60 किलोमीटर की दूरी, जैसे क्वेश्चन में दिया, कितनी देरी में कंप्लीट कर रहा है? 15 घंटे में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि हमसे पूछी गई थी, यानी कि इसकी गति पूछी गई थी, जो कि हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर है? तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, CI माइनस SI का डिफरेंस जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है SI इंटू R अपॉन 200। इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी इंटू, ये R तो यहाँ पर है ही सही, 200 तो आ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाता है, बस ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें SI तो दिया नहीं है, CI भी नहीं दिया है, तो बस हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, ठीक है जी। बस लगा दीजिए। 5,000 हमारा क्या है? देखिए यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000, रेट हमें पता है 12% की दर है, समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट भी दी है 12%। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 से 2 गया, 12 इंटू 12 हो जाएगा आपका 144, 144 गुना 5, ये हो गया आपका 720, अच्छा सॉरी
PRT अपन 100 होता है। हाँ जी जी, 3 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक जीरो और आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72। तो आंसर आ जाएगा आपका 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया था। आपको इसे सिंप्लीफाई करना था, यानी और सरल में डिवाइड करना था। तो देखिए ध्यान से, अगर आप देखते हैं तो ये 8 से जा रहा है 3 बार में, ये 8 से 2 बार में, और ये 8 से 7 बार में। तो नया रेशो बन जाएगा 3:2:7 का। अगला क्वेश्चन है, वो न्यूनतम संख्या जिसे कि 297 से घटाना पड़ेगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 31 से विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, आप सीधी सीधी बात में आप यूँ समझें कि 297 को अगर हम 31 से घटाएं, ठीक है जी, तो जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि वही, अगर मान लीजिए, देखिए समझिएगा, जैसे कि आपको आंसर यहाँ दिख भी रहा 18, अगर इसमें हम 18 जोड़ देते हैं, पहले हम जोड़ के बताते हैं आपको, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3। तो 315 जो होता है, ठीक है जी, 315 जो है वो 31 से डिविजिबल होता है। अरे क्षमा कीजिएगा, हमें 297 में से माइनस करना है 18। 315 तो 31 से डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है जी। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 17 में से 8 गए तो ये 9, और ये बचा आपका 7, और ये 2। 279 31 से डिविजिबल होता है कितनी बार में, तो 9 बार में जाता है। तो सॉल्व हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सॉल्व किस तरह से करना है कि 297 को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं, तो करते जाइए आप डिवाइड, 9 टाइम्स आप करेंगे तो 279 आएगा, और रिमाइंडर बचेगा कितना हमारा 18। तो यही हमसे पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 18। क्लियर है जी। चलिए, अगर नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही इसको इतना हौच पौच कर दिया। कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए। पूछा गया है कि 297 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि ये 31 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसमें से 18 डिवाइड कर माइनस कर देते हैं, ठीक है जी, तो ये पूरा टेरा डिवीजन हो जाएगा। पर हम एक एक ऑप्शन को रख के तो देखेंगे नहीं, तो सीधा सीधा हम इसका डिवीजन दे देंगे, और जो आंसर बचेगा यानी जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सुनील एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। दिनेश उसी कार्य को 6 घंटे में पूर्ण कर सकता है, और राजीव उस कार्य को 12 घंटे में पूर्ण कर सकता है। यदि वे 7 कार्य करते हैं तो तीनों को पूरा करने में काम को कितना समय लगेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको LCM मेथड का उपयोग करना होता है, ठीक है जी। तो 9, 6 और 12 का LCM हो जाएगा आपका 180। ये आ गया आपके 20 बार में, ये 30 बार में, और ये आएगा आपके 15 बार में, ठीक है जी। तो इनको तीनों को ऐड कर लीजिए, 30, 20, 50, और ये हो गया 65। इसको डिवाइड कर लीजिए 65 से, तो ये आ जाएगा आपका, जाएगा 13 से, और ये जाएगा 36, ठीक है जी। 36/13 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक पुस्तक को 16% की छूट का उपयोग 80 रुपये मूल्य वाली एक कलम को खरीदने में किया, ठीक है। मैंने कुल कितना खर्च किया। ध्यान दीजिएगा, हमें मिल रही है, मान लीजिए x है जो कुल खर्च है, उसमें हमें 16% की क्या मिली है, छूट मिली है। और इसी 16 जो है 16% वो बराबर है किसके, 80 के। हमें निकालनी है x की वैल्यू, बस काट लीजिए। 8 से गया ये 2 बार में, 8 से गया 10 बार में, ये गया 5 बार में, तो x/100 बराबर 5। ये 100 यहाँ गया तो x बराबर हो गया हमारा 500, ठीक है जी। तो कुल खर्च कितना है हमारा, 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ABC की जो औसत आयु है वो है 24 वर्ष, ठीक है जी। BCD की औसत आयु 22 वर्ष है। A+B की जो औसत आयु है वो हमें दी हुई है 24 वर्ष, और B+C+D की जो औसत आयु है वो हमें दी है 22 वर्ष, ठीक है जी। ABCD का आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है A+B+C+D बटे नहीं, योगफल ही निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है जी। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हमें निकालना है तो हमें ABCD की
टर्म में वैल्यू निकालनी पड़ी क्योंकि हमें सम निकालना है और हमें दिया हुआ है एवरेज यानी कि औसत दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका a प्लस बी बराबर निकल के आएगा 48 के, क्योंकि 2 यहाँ जाएगा तो सम हमारा 48 हो जाएगा। वहीं b प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा हमारे 66 के, क्योंकि 3 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 66 के। पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू दी है हमें a प्लस बी की दी है और यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी की दी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास 2 बार b की वैल्यू हो जाएगी, वो भी हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो भी हम a की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं प्रॉपरली। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आंकड़े या डाटा पर्याप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, मैं एक दिन में एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ, शेष 4 भाग किसी अन्य दिन पढ़ता हूँ। यदि मेरे पढ़ने के लिए 30 पृष्ठ बचते हैं तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला गया है 3/8वां भाग जो है वो पढ़ता है, ठीक है जी। मान लीजिए टोटल जो पृष्ठ हैं वो कितने हैं, 8 हैं, 8 पृष्ठ हैं, अभी वो 3 पृष्ठ पढ़ लेता है। अब क्या बोला जा रहा है कि शेष 4/5वां भाग जो है वो अन्य दिन में पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ ध्यान दीजिए, 8 में से 3 उसने पढ़ लिए हैं, बचे कितने हैं, 5, यानी जो शेष है वो 5 है। 5 का 4/5 भाग यानी कि हो जाएगा आपका 4, यानी कि वो 4 पृष्ठ अगले दिन पढ़ता है। तो टोटल कितने पृष्ठ पढ़ लिए उसने, 3 और 4, 7 पृष्ठ उसने टोटल पढ़ लिए हैं। बचा कितना है उसके लिए 30 पृष्ठ, और 30 पृष्ठ जो है वो कितने के बराबर आ रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो वैल्यू जो आ रही है 1 के बराबर आ रही है, यानी कि 1 बराबर आ रहा है 30 के। हमने माना था टोटल पृष्ठ कितने थे, 8, तो गुना कर दीजिए 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 240 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्रमशः 180 वर्ग मीटर एवं 54 वर्ग मीटर है तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखिए इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्षेत्रफल होता है आयत का a इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणाई चौड़ाई, और परिमाप होता है a प्लस बी, या आप ऐसे ले लीजिए l इंटू बी, ठीक है जी, और ये होता है आपका l प्लस बी, ठीक है जी, ये परिमाप होता है और ये आपका एरिया होता है। अगर आप l इंटू बी की वैल्यू देखें, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो दी दिया है हमें 180। तो सारे ही ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें आप, 6 3 18 180, 15 इंटू 12 भी 180, 18 इंटू 10 भी 180, और ये भी एक ही बात हो गई। अब हम इस पर चेक कर लेते हैं, ये है 54, ठीक है जी। 54 किसकी वैल्यू है आपकी l प्लस बी इंटू टी, और हमें यहाँ पर इंटू 2, ठीक है जी, और यहाँ पर l और b दिया हुआ है, यानी कि हमें अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो डबल होगा वो 54 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 36 गुना 2, 72 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। 15 और 12 हो जाता है हमारा 27, 27 गुना 2, ये हो गया हमारा 54, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अगला देखते हैं, 18 और 10 हो जा रहा हमारा 28, और 28 दूनी आपको मालूम ही है, ये हो जाएगा 56, ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगला मेथड देखिए, अगला मेथड एक फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के, ठीक है जी। बस आपको मालूम ही है इसकी वैल्यू a प्लस बी की, हमें 2a प्लस बी बराबर दिया है 54 के, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 27, तो यहाँ पर रखिए 27 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू हमें दी है, लंबाई गुणा चौड़ाई की 180, तो ये हो जाएगा हमारा 720,
ये हो जाएगा हमारा 729 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इधर जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 729 माइनस 720। तो ये आ जाएगा हमारा 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी हमें मिलेगा √9 यानी कि हमारा 3 हो जाएगा आंसर ए माइनस बी का। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। तो इसी ऑप्शन में हमें 3 मिल रही है। तो भैया इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन में ही पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 66 वर्ष है। मान लीजिए ये हैं पिता और ये हैं पुत्र, इनकी आयु का ये जो योगफल है वो 66 से 66 है। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना थी। यानी पिता थे मान लीजिए 5 के, तो पुत्र जो थे वो 1 थे, यानी रेशो इनका 5:1 का था। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए ये रेशो था 5 और 1 का। अब ध्यान दीजिए 3 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें से 3 मतलब 3 वर्ष पिता में कम थे और पुत्र में भी 3 वर्ष थे। ये जो आयु दी है ये 3 वर्ष बाद की आयु दी गई है। हम में से रेशो जो दिया है वो 3 वर्ष पहले का दिया है, यानी 3 और 3 6 वर्ष बढ़ गई 3 साल बाद। तो अगर हमने इसमें से 6 वर्ष माइनस कर दें तो ये वैल्यू निकल आएगी 3 वर्ष पूर्व की, यानी कि 60। यानी कि जो रेशो है 6x बराबर है आपके 60 के, तो एक रेशो बराबर आ जाएगा आपके 10 के। यानी कि आपके पिता की जो 3 साल पहले की आयु है वो हो जाएगी 50 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष। हमसे पूछा गया था अंतर, तो अंतर हो जाएगा 40। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आपने तो 3 वर्ष पहले की निकाल के बता दी, हमसे तो वर्तमान पूछिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने पिताजी से आज 10 साल छोटे हैं या 20 साल छोटे हैं तो 10 साल या 15 साल बाद भी 20 साल छोटे ही रहेंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा कि अंतर आपका बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाने की वजह आप यहीं पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 40% 2400 के 80% का 1/4 है तो संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको डेटा बड़े ध्यान से पढ़ना है। यदि एक संख्या का 40%, लीजिए एक संख्या है इसका 40%, ये किसके बराबर है 2400 के 80% के 1/4 के बराबर है। बस सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 गया, ये गया 20 बार में, ये इससे गया 2 बार में, ये इससे गया 50 बार में। तो x बराबर निकल गया 24 और ये 50 इधर जाएगा तो 50, ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है जी, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइनी एवं थॉमस की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। ठीक है जी। यदि 5 वर्ष पूर्व थॉमस की आयु साइनी की आयु से 2 गुनी थी, थॉमस की आयु साइनी की आयु से 2 गुनी थी, यानी कि रेशो 2:1 का था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया है अंतर 15 वर्ष है, तो भाई ये जो एक रेशो है 2 - 1 यानी एक जो रेशो है वो 15 वर्ष के बराबर है। तो अगर यहाँ 15 का मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 30 साल की और ये हो जाएगी आपके 15 साल की। क्लियर है जी। पर ये जो दिया है ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है, तो हमें इन दोनों में से 5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 35 के और ये हो जाएंगे आपके 20 के। पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन आपको कई बार ऐसा मिल जाएगा 35 और 20 लिखा होगा। पूछा किसका है आपसे, थॉमस और साइनी की आयु। थॉमस की आयु कितनी है 35 और साइनी की कितनी है आपकी 20। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन मेरे हिसाब से तो उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक है ना, 35 और 20 होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मोहन एवं सोहन की आयु का
आयु क्रमशः 24 और 28 वर्ष है, ठीक है जी। कितने वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 1/2 था। अब देखिए आप यहाँ से ध्यान से, हमसे पूछा गया है कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है वो 1/2 है। अगर यह आप यहाँ ध्यान से देखें तो इनका आयु का जो अंतर है वो हमें दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है जी, 4 वर्ष आयु दिया हुआ है। अगर आप इस रेशो से देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 रेशो का है और एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है, यानी कि 1 रेशो बराबर है 4, ठीक है जी। तो ये कितने साल पहले होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मोहन जो है वो 4 वर्ष का रहा होगा और सोहन जब 8 वर्ष का रहा होगा, जब इन दोनों का रेशो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 4 वर्ष का कितने साल पहले होगा, तो अभी 24 का है, ठीक है जी, तो 20 साल पहले वो 4 साल का होगा डेफिनेटली, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 साल। और नहीं समझ में आ रहा फिर से करके बताता हूँ, 24 का ये है, 28 का ये है, दोनों में से आप 20-20 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 4 वर्ष और ये 8 वर्ष। क्लियर है जी। बाकी आप ऑप्शन की मदद से भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 1 वर्ष पूर्व वीनू अपनी पुत्री से 4 गुना बड़ी थी, ठीक है जी। ये है वीनू, ये है वीनू और ये है उनकी पुत्री। वीनू उससे 4 गुना बड़ी थी, मान लीजिए 4x थी और ये x थी, ठीक है। 6 वर्ष पश्चात वीनू की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग, यहीं पर सब क्वेश्चन का खेल ही यहाँ पर है पूरा। 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, देखिए आज भी वो 6 वर्ष बड़ी है और 10 साल बाद भी 6 वर्ष ही बड़ी रहेगी। तो आपको ये क्वेश्चन में इसका रेशियो का अंतर आपको देकर क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया है। यानी ये बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है 3x की, ये किसके बराबर है, ये 6 वर्ष पे आप ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है जी। ये बराबर दिया है 6 के, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके 3, ठीक है जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12x और ये हो जाएगा 3x। पर ये जो वैल्यू है ये कब की है आपके, सॉरी ये मैंने 3 कैसे कर दिया, ये तो हो जाएगा आपका 2, 3 से 6 2 बार में जाता है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 2। पर ये जो वैल्यू दी थी ये 1 वर्ष पहले की थी, 1 वर्ष पूर्व की थी, बस इसमें एक ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9x इज टू 3x, ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि और भी कट सकता था, ये 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में 3x इंटू एक्स का भी ये रेशो बन सकता था, यानी 3:1 का भी ये रेशो अगर ऑप्शन में दिया होता तो वो सही होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस बोर्ड मास का नियम अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 1, ये 55 + 60 - 3 - 1, तो पहले एडिशन होता है तो 55 और ये हो जाएगा 115, माइनस माइनस प्लस, पर बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा आपका 111। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का आपको रेशो दिया है, ए और बी का आपको रेशो दिया है 11:5 का। बी और सी का रेशो दिया है आपको, बी और सी का रेशो जो दिया है 6 और 7 दिया है। आपको ए और सी का रेशो निकालना है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस तरह के प्रश्नों करने के लिए। आपको जो ये गैप बचता है ना, जो मैंने इस टाइप से जो लिखा है ये गैप बचा है, बस ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी होती है और ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी होती है। बस सॉल्व कर लीजिए, 11 × 6 = 66, 6 × 5 = 30 और ये हो जाएगा 35। अगर और कट रहा होता तो हम काट देते। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये सी की, तो A/C हो जाएगा आपका 66:35। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको एवरेज निकालना है, तो बहुत ही आसान है, सबको जोड़ लीजिए और 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया एक नियत दूरी तय करने में m चक्कर घूमता है, जबकि दूसरा पहिया जिसका व्यास इससे 4 गुना है समान दूरी तय करने में n चक्कर घूमता है। m और n के मध्य संबंध क्या है, ठीक है जी। आप सभी जानते हैं एक चक्कर बराबर होता है आपके इसकी परिधि के बराबर, ठीक है जी, जो कि 2πr के बराबर होता है। पहले केस में पहला जो पहिया है वो 2πr दूरी जो है उसकी
यानी कि जो 2πr है वो m बार घूमता है, ठीक है जी। और सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, इसकी जो व्यास है इसके 4 गुना है, यानी व्यास भी 4 गुना है तो आपका रेडियस भी 4 गुना होगा। तो इस केस में अगर हम मान लें कि रेडियस 1 थी तो ये हो जाएगा 2πr 4 हो जाएगा। क्लियर है जी, ये बराबर n चक्कर लगा रहा है। अब हमें रिलेशन मिलाना है इन दोनों के बीच में, तो चलिए इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जाएगा इससे 4 बार में, तो m/4n हो जाएगा। अगर हम इसे बराबर में लेके जाएंगे तो m बराबर 4n के हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षीय अवधि में 315 हो जाती है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए वैसे तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, पर फिर भी मैं एक फार्मूला बेस आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। तरीका ये होता है, एक फार्मूला होता है आपको मालूम होगा, डिफरेंस बराबर होता है आपके SI/200 इंटू आर के। ये डिफरेंस है आपका CI माइनस SI, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का। अच्छा देखिए यहाँ पर हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है और रेट दी हुई, तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आप फिट कर सकते हैं। तो 315 जो कि है CI माइनस SI बराबर हो जाएगा SI इंटू आर, यानी रेट जो रेट है या दर है वो हमें 10% की दी है, अपॉन है 200 के। तो 10 से ये कट जाएगा, ये 20 उठ के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 630 जीरो माइनस 20 SI बराबर SI के। ये 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 21 SI के बराबर 6321 से ये काटेंगे तो जाएगा 3 बार में, यानी कि SI हमारा आ जाएगा 300। क्लियर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 50 छात्रों वाले कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। 55 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम वाले 2 नए छात्र सम्मिलित होते हैं। कक्षा का नया औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा सरल प्रश्न है, बड़े ध्यान से आपको करना है। क्वेश्चन ये है भाई 50 छात्र हैं और उनका एवरेज भी 50 है। इसका मतलब हम मान लें कि हर बच्चा जो है वो 50-50 किलो का होगा। अब 2 नए बच्चे जो आ रहे हैं, एक तो उसमें से 55 का है और एक 60 का है, यानी कि एवरेज से ये व्यक्ति 5 किलो ज़्यादा लेके आ रहा है और ये 50 से कितना किलो ज़्यादा लेके आ रहा है, 10 किलो ज़्यादा लेके आ रहा है, यानी दोनों मिला के 15 किलोग्राम ज़्यादा लेके आए हैं एवरेज से। अब ये जो 15 है वो हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इनके आने से एवरेज तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब टोटल बच्चे कितने हो गए, 50 पहले बच्चे थे और 2 और आ गए, तो टोटल कितने 52 बच्चे हैं। 15 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, ये जो 15 है वो 52 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो अगर हम जैसे ही काटेंगे आएगा 0.28, तो 0.2 एवरेज जो है ये बढ़ा देंगे 52 बच्चे मिलकर। ठीक है जी, ये 2 बच्चे के आने से। तो 50 तो पहले था और 0.28 बढ़ गया, तो 50.28 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये हमें दिए हुए हैं, इसे किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ध्यान से आपको करना था। बस एक लाइन अगर आप यहाँ पर समझते, घन घन क्या होता है तो सभी जानते हैं, x कोई वैल्यू है अगर उसका क्यूब हम कर दें, यानी x को हम x गुणा x कर दें तो बचा बराबर किसका होता है, x क्यूब, यानी घन क्या होता है। अब इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार है। ठीक है जी, हमें इसे अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 3 को हम एक बार और गुना कर दें तो ये भी परफेक्ट क्यूब हो गया। 5 2 बार है, एक बार और कर दीजिए, ये परफेक्ट हो गया। और 7 का एक बार और गुना कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। यानी 3 5 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो 3 5
15, 15 सत्ते 105 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबाई वाले दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए पहले इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है पर समझने वाला क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है 800 मीटर ये जो पुल है इसकी लंबाई है। पार करने से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए ये ट्रेन है और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो x मीटर है, x मीटर है। आप पार कब मानेंगे? ये मान लीजिए पहला डब्बा है और ये आखिरी डब्बा है। क्या ये पहला डब्बा यहाँ पर पहुँच जाएगा तो आप पार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ये पहला डब्बा यहाँ पर पहुँच जाएगा आप पार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। पहला डब्बा आप इसका क्रॉस कर जाए और कुछ दूरी आगे निकल जाए और आखिरी वाला जो डब्बा है वो इस पॉइंट तक पहुँच जाए, तब आप मानेंगे कि ये पार हो गया है। तो अब ये टोटल जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की हम काउंट करेंगे, यानी कि ये तो 800 मीटर पुल की दूरी प्लस x मीटर जो हमने ट्रेन की दूरी मानी थी या ट्रेन की लंबाई मानी थी वो इसमें ऐड होगी, तभी माना जाएगा कि इस ट्रेन ने इसको पार कर लिया है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। आप सभी जानते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय के। दूरी कितनी है? 800 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन 100, जैसा कि दिया है 100 सेकंड में पार कर रही है, दूरी ये है। ये हम बराबर करेंगे 400 प्लस x अपॉन 60 के, क्योंकि ये भी चाल है और ये भी चाल है और दोनों ही स्थिति में ट्रेन की जो चाल है वो समान है। बस काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 3 बार में, 3 का गुणा यहाँ कीजिए, 8 तिया 2400 प्लस 3x बराबर होगा 5 8 40, 5 4 20, 2000 के प्लस 5x। 3 को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, 2400 माइनस 2000 बराबर 5x माइनस 3x, तो 2x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 400 के, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200। तो ट्रेन की जो लंबाई है जो कि हमने x मानी थी वो जाएगी 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमें वैसे हम अगर ध्यान से ना देखें तो हम सोचेंगे अच्छा ऐड करना है, हम प्लस करने बैठ जाएंगे। तो हमें प्लस नहीं करना है यहाँ पर, हमें ये देखना है ध्यान से, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये क्या चल रहा है? ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और सभी जानते हैं विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। n मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टोटल संख्या है, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 जो है वो इसका आंसर होगा। और चूंकि 144 दिया ही नहीं है, 12 का स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो हमारे लिए एक स्टेप और कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर x माइनस 5y बराबर 0 का है, एक्स बाय बराबर 12 के है, हमें निकालना है 64x³ माइनस 125y³। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये 64x³ क्या है, इसका क्यूब ही तो है। 4 का आप क्यूब कर देंगे तो 64 ही तो आएगा, और 5 का आप क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है x³ माइनस y³ का, a माइनस बी प्लस 3ab a माइनस बी। अब यहाँ पर आप देखें तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है, तो ये 0 प्लस इस 0 का मल्टीप्लिकेशन किस में कीजिए, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि कटोरे में सूप 8 सेंटीमीटर तक भरा है तो अस्पताल को प्रतिदिन कितने सूप तैयार करने चाहिए यदि अस्पताल में 500 रोगी हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस कटोरे की, जिसका आकार कैसा है, आपका बेलन के आकार का है। आप सभी जानते हैं कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम बराबर होता है πr² h के। h यानी इसकी हाइट और r यहाँ पर इसका दिया हुआ है हमें
ध्यान दीजिएगा 14 जो दिया है इसका व्यास दिया है, तो रेडियस जो हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी, क्योंकि अर्ध व्यास को ही हम रेडियस बोलते हैं, जो कि 7 यहाँ पर हो जाएगी। अब फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, हमें दिया हुआ है कटोरा जो है वो सूप 8 सेंटीमीटर भरा हुआ है, तो यहाँ पर हाइट की जगह हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। तो बस पाई की वैल्यू रख दीजिए आप 22/7 इंटू 7 और हाइट है 8। 7 से 7 गया, 7 8 56, 56 इंटू 22 ये हो जाएगा 1236। ठीक है, 1236 निकल के आया हमारा एक कटोरे का वैल्यू, और हमें निकालना है 500 कटोरे का, तो ये हो जाएगा आपका 616। ठीक है, 00। पर ऐसा ही कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, उसका एक कारण है कि जितनी भी ये वैल्यू है किस में निकली है, सेंटीमीटर में निकली थी। ठीक है जी, सेंटीमीटर में निकली थी, और हमें निकालना है किस में, लीटर में। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 616। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, इस तरह क्वेश्चन मैं शुरू में आपको करवा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। रमेश ने 1,25,000 में एक मोटरसाइकिल खरीदी और 15,000 रुपये एसेसरीज़ पर खर्च कर दिए। ठीक है जी, एक्सेसरीज आप समझते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम जो गाड़ी के साथ में लगवाते हैं। यदि उसने बाइक 1,61,000 रुपये में बेच दी तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। 1,25,000 में खरीदी, 15,000 उसने खर्च कर दिए। ठीक है, 0 ये हो गया 4। 1,40,000 उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि उसकी क्रय मूल्य पड़ गया। ठीक है, बेच कितने में रहा है, 1,61 में वो बेच रहा है। माइनस कर लीजिए 1,40 को इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 0 0। एक आध 0 ज़्यादा तो नहीं लगा दिया मैंने। ठीक है, 0 1 2। ठीक है ना, 21,000 रुपये जो है उसका प्रॉफिट है, 21,000 रुपये। परसेंट निकालना है, इंटू से 100 कर दीजिए, और डिवाइड में हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस 14,000। 1,40,000, 3 0 से 3 0 गया, 1 0 इससे काट दीजिए, 210 को 14 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, ये आ गया आपका 15% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की आय 80,000 रुपये प्रति माह थी। एक पाई चार्ट में उसके द्वारा विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्चों व बचत को व्यक्त किया गया है। वह प्रत्येक माह 16,000 रुपये की बचत करता है। पाई चार्ट में उसकी बचतों का कोण क्या होगा। देखिए, पाई चार्ट कुछ नहीं होता है, एक गोला होता है, आपने देखा ही होगा। इसमें कुछ इस तरह बने होते हैं, यहाँ 15% या 20%। देखिए, दो तरह से होता है, ये परसेंट में होता है, और दूसरा जो होता है वो आपके डिग्री में होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पर चूँकि वैल्यू दी हुई है, तो हम ऑब्वियस सी बात है परसेंट में निकालेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो हमें टोटल आय जो है वो कितनी दी हुई है, 80,000 दी हुई है, और हमें बचत का ही परसेंट पूछा गया और बचत दी भी हुई है। बचत है 16,000। सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। 3 0 से 3 0 गए, 1 से 1 0 से 1 गया, 8 से गया 2 बार में, यानी आ गया 210% में आया। ये ध्यान दीजिएगा, परसेंट में। और आपको मैं बता दूं 100% इन केस में पाई चार्ट में बराबर होता है 360 डिग्री के। तो 1% हो जाएगा आपका, अच्छा कुछ गलती करी हमने, 210 कैसे हो जाएगा, 2 × 10 20 होता है, सॉरी, है ना जी, 20 होगा। क्लियर है जी, 20%। वही तो मैंने कहा 210% तो हो ही नहीं सकता। 100% बराबर है 360 के, तो 1% हो जाएगा 360/100। हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 20% की, इंटू कर दीजिए 20 से, 2 0 से 2 0 कर गए, 36 दूनी 72 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण का हल x बराबर 0 होगा। देखिए, कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको, बस वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर
x की जगह 4 रखते हैं, तो 4 + 3 7 और 4 - 2 यानी कि आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। इसको बराबर लेके आना है आपको, है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा इंटू 1, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 4 - 4 यानी कि 0, 0 में किसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हो जाएगा 0, 4 - 2 इंटू 4 - 3 यानी कि 1, ये भी नहीं होगा हमारा, ये दोनों ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर रखिए 4 - 4 ये 0 हो गया, 4 + 4 8 और 4 - 1 3, तो 1 ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, बाकी हम चेक भी कर लेते हैं। 4 - 4 बराबर 0, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 - 4 0, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ही ऐसी भुजा के दो आंतरिक कोणों का अनुपात 4:5 है जो समांतर रेखाओं के त्रिक रूप से प्रच्छेदित करता है, तो बड़ा कोण का माप बताइए। देखिए एक लाइन है, इसको एक दूसरी लाइन काट रही है, इसके कारण दो कोण बन रहे हैं, और जो दोनों कोण हैं उनमें से एक है 5 और दूसरा जो है वो 4 है। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ में आई। अब ये बोला जा रहा है कि हमें बड़ा कोण यानी 5x की वैल्यू निकालनी है। हम सभी जानते हैं एक सीधी रेखा पे जो ये कोण बनता है ये 180 डिग्री का होता है। 180 यानी कि 5 + 4 की जो वैल्यू है यानी कि 9 की जो वैल्यू है हमें पता है 180 डिग्री है, तो एक यानी x की वैल्यू निकालेंगे हम, ये आएगी 20। बस 5 की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो ये जाएगा आपका 100 डिग्री। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये स्वॉट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, और एक प्रॉपर्टी जो कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर आधार समान होता है तो जो ये पावर होती है ये आपस में जुड़ जाती है। तो बस जोड़ लीजिए आप, x a - b प्लस b - c प्लस c - a, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, b से b कट रहा है, c से c कट रहा है और a से a भी कट गया है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की जो पावर है वो 0 आ गई है। और ध्यान दीजिएगा x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहिया नियत दूरी तय करने के लिए m चक्कर घूमता है। ठीक है जी, एक चक्कर घूम रहा है, जबकि दूसरा पहिया जिसका व्यास इससे 4 गुना है समान दूरी तय करने के लिए n चक्कर घूमता है। m तथा n के मध्य निम्न संबंध है, संबंध आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, चक्कर लगाने का मतलब होता है एक अगर गोला है वो एक चक्कर मतलब उसकी परिधि के बराबर वो घूम जाता है, यानी 2πr वो घूम जाता है। पहले केस में, पहले वाले पहिए के चक्कर में ये बराबर आपको दिया है m चक्कर लगा रहा है, ठीक है जी, इनटू अगर हम कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है, जो रेडियस है, व्यास बोल लीजिए, रेडियस बोल लीजिए, अगर वो 4 गुना है तो रेडियस भी 4 गुना हो जाएगी, अगर व्यास 4 गुना है तो रेडियस भी 4 ही गुना होगी। तो इस केस में हमारा ये 2π4r है इंटू एन के, तो बस अगर डिवाइड कर लीजिए आपको रेशो निकल जाएगा इसका, 2π से 2π गया, r से r गया, m/4n आ गया। अगर हम मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये m बराबर है किसके, 4n के, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो m बराबर किसके है, 4n के। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे जो आपके लिए मैं लेकर आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमें बताएं कि आपको और इस तरह की कितनी वीडियो चाहिए, तो हम इस तरह का प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।